दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मगर आपने ये शायद ही सुना होगा कि जहाँ एक हत्या को छुपाने के लिए किसी ने 9 हत्याएं कर दी। सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, मगर ये सच है। तेलंगाना काम करने गए बिहार के संजय कुमार को वहीं पर काम करने वाली रफ़ीका नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। मगर कुछ समय बाद ये प्यार एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां एक की बात नहीं, एक के साथ 9 लाशें गिर जाती हैं। तो आखिर कैसे 9 लोगों की मौत हो जाती है और इन सब मौतों के पीछे किसका हाथ है, और रफ़ीका संजय की पूरी प्रेम कहानी क्या है, तो सब जानेंगे इस वीडियो में। उसके लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बात है मार्च 2020 की। कोरोना वायरस ने तेज़ी से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे और इसी कारण 24 मार्च 2020 को देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। लॉकडाउन की वजह से जो मजदूर जहां काम कर रहे थे वो वहीं फंस कर रह गए थे। कुछ लोग तो मजबूरी में पैदल ही अपने घर की तरफ लौटे थे। तेलंगाना के वारंगल जिले के गोरेगुड़ा गांव में साइन दत्ता ट्रेडर्स नाम की एक जूट की बोरी बनाने वाली फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री में काम करने वाले ज़्यादातर लोग बिहार और बंगाल के थे। मगर लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री का काम भी ठप हो गया था और यहाँ पर काम करने वाले मजदूर भी इसी फैक्ट्री के अंदर कैद होकर रह गए थे। फैक्ट्री में काम जरूर बंद हो गया था, मगर पहले का स्टॉक अभी भी फैक्ट्री के अंदर था और जिसे अभी भी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमर तक सप्लाई किया जा रहा था। मई का महीना था। फैक्ट्री के मालिक भास्कर को कुछ बड़ा ऑर्डर मिलता है और ऑर्डर मिलने पर वो अपने ऑटो ड्राइवर को कहते हैं कि फैक्ट्री में जो बोरियां हैं वहां से बोरी लाकर कस्टमर तक पहुंचा दो। भास्कर ने ड्राइवर से ये भी कहा कि फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ वर्कर्स अभी भी अंदर ही हैं, तो वो तुम्हें वहां से बोरी दे देंगे। आदेश के मुताबिक जब ड्राइवर ऑटो लेकर फैक्ट्री के बाहर जाता है और दरवाज़ा नॉक करता है, मगर अंदर से किसी की कोई आवाज़ नहीं आती। थोड़ी देर के बाद वो दूसरे दरवाजे से अंदर जाकर लोगों को आवाज़ देने कर बुलाने की कोशिश करता है, मगर वहाँ चारों ओर बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। फैक्ट्री के अंदर किसी तरीके की कोई आहट नहीं होती। ड्राइवर भागते हुए फैक्ट्री के मालिक भास्कर तक जाता है और उन्हें बताता है कि फैक्ट्री के अंदर तो एक भी मजदूर नहीं है, जबकि वहां पर कम से कम 10 मजदूर होने चाहिए थे। भास्कर इस बात की जानकारी अपने पार्टनर संतोष को देता है और फिर दोनों कुछ और लोगों को लेकर फैक्ट्री की तरफ जाते हैं और मजदूरों की तलाश में लग जाते हैं। कई घंटे बीत चुके थे, मगर मजदूरों का कोई भी अता पता नहीं था। फिर सभी तलाश में लगे रहते हैं और लगभग ऐसा करते हुए दोपहर के 2 बज चुके थे। तभी कुछ लोग तलाशी में काम करते करते फैक्ट्री से कुछ दूरी पर मौजूद एक केन तक पहुंचते हैं और उनमें एक व्यक्ति जब केन के अंदर यूं ही झांकता है तो अचानक जोर से चिल्ला देता है। आवाज़ सुनकर बाकी लोग भी कैन की तरफ आते हैं और जब लोग कैन में देखते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि केन के अंदर उन्हें 4 बोरियां तैरती हुई दिखाई देती हैं। बोरी नज़र आते ही तत्काल पुलिस को फ़ोन किया जाता है और मौके पर पुलिस की टीम आती है। चारों बोरियों को वहां से निकालते हैं और शक के मुताबिक ही मजदूरों की लाश उन बोरियों से निकलती है और फैक्ट्री के मालिक पहचान करते हैं कि चारों इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और उनके परिवार वाले हैं। मरने वालों की पहचान मकसूद आलम की पत्नी निशा, बेटी बुशरा खातून और 3 साल के बेटे बबलू के रूप में होती है। 5 लोग अभी भी लापता थे और उनकी तलाश जारी थी, मगर बाकियों की कहानी का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। अंत में पुलिस वाले फिर से केन की गहराई में उतरकर जांच करने का फैसला करते हैं और अगले दिन जब पुलिस की एक टीम केन में गहराई तक जाती है तो सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि केन के तले में से एक के बाद एक 5 और शव बरामद किए जाते हैं। मतलब इस एक केन से अब तक 9 शव निकाले जा चुके थे और इन 5 की पहचान 20 साल के शहबाज आलम, 18 साल के सोहेल, 30 साल के शकील, 22 साल की शाम और श्री राम के तौर पे होती है।
एक साथ 9 लोगों की मौत की खबर से पूरे शहर में हंगामा मच जाता है। पुलिस प्रशासन भी हरकत में आती है। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना को किसने अंजाम दिया और एक साथ 9 लोग आत्महत्या कर लें, ये बात तो गले से उतरने वाली थी नहीं। इसलिए हत्या की सटीक कर्म का पता लगाने के लिए शव का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। लेकिन शुरुआती जांच में कहीं से ये भी संकेत नहीं मिलते कि मरने वालों के साथ मारपीट हुई भी है या नहीं, इनके साथ कोई ज़बरदस्ती हुई है या नहीं। फिर भी आगे की जांच के लिए कुछ नमूने बड़ी लैब में भेज दिए जाते हैं और इधर पुलिस एक साथ 9 लोगों की मौत के कर्म का पता लगाने के लिए जुट जाती है। काफ़ी कोशिशों के बावजूद पुलिस को कहीं से कोई कामयाबी मिलती नज़र नहीं आई। लंबी जांच पड़ताल के बाद पुलिस बस इतना ही पता लगा पाती है कि 20 मई 2020 की रात फैक्ट्री में काम करने वाले मकसूद अपने छोटे बेटे शाबाश का जन्मदिन मनाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि सभी की मौत 20 मई की रात 9:30 बजे से लेकर 21 मई की सुबह 5 बजे तक के बीच हुई है। अब पुलिस कड़ी जोड़ने की कोशिश करती है कि संभवतः सभी की मौत इस बर्थडे पार्टी में ही हुई होगी। पुलिस अपनी जांच और तेज करती है और शक के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाती है, मगर कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिलती। पुलिस जांच में लगी ही हुई थी कि तभी वारंगल पुलिस के पास एक अनजान शख्स 2 मोबाइल फ़ोन के लेकर आता है और कहता है कि उसे ये दोनों मोबाइल फ़ोन पास से ही सोनालिका ट्रैक्टर के गोदाम से मिले हैं। पुलिस के लिए इस मामले में मोबाइल का मिलना एक बड़े क्लू जैसा था। जांच में पता चला कि मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि मर चुकी मकसूद की पत्नी निशा और दूसरा मोबाइल 9 लोगों में शामिल एक और मजदूर श्रीराम का है। अब पुलिस वाले आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं। शुरुआती जांच में ही पुलिस को दिखता है कि 20 मई की शाम लगभग 6 बजे ट्रैक्टर गोदाम की तरफ से एक व्यक्ति साइकिल से आ रहा था और फिर वही व्यक्ति 21 मई की सुबह 6 बजे के आसपास फिर से इसी सीसीटीवी घटना स्थल की तरफ जा रहा था। पुलिस वाले अभी साइकिल सवार को ढूंढने में लग जाते हैं और कई दिनों की मेहनत के बाद 25 मई 2020 को सीसीटीवी में कैद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस शख्स की पहचान होती है संजय कुमार यादव के तौर पर, जो कि बिहार का रहने वाला था और पिछले 6 साल से तेलंगाना में ही मजदूरी करता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस संजय से पूछताछ करती है। शुरुआती जांच में तो संजय किसी भी तरीके से 9 लोगों की मौत में अपना हाथ होने से मना करता है, यहाँ तक कि वो खुद को उनका दोस्त ही बताता है। मगर जब पुलिस शक्ति पर आती है तो संजय कुमार टूटता है और सभी हत्याएं उसने की है स्वीकार कर लेता है। लेकिन इसके बाद हर किसी के जहान में एक ही सवाल होता है कि आखिर इतनी बेरहमी से 9 लोगों की हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है। जब संजय से इस सवाल का जवाब देने के लिए पुलिस बोलती है तो बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। संजय द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक साल 2014 के आसपास संजय काम के सिलसिले में तेलंगाना आता है और यहीं पर उसकी मुलाकात मकसूद से होती है, जो इस बोरी फैक्ट्री में काम करता था। संजय मकसूद से काम दिलवाने की बात करता है और संजय के कहने पर मकसूद उसे इसी बोरी फैक्ट्री में काम दिलवा देता है, जिसमें कि वो अपने पूरे परिवार के अन्य लोगों के साथ काम करता था। संजय के मुताबिक कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था और मकसूद के परिवार का वो हिस्सा भी बन गया था। मकसूद के परिवार में मकसूद के अलावा उसकी पत्नी निशा की एक रिश्तेदार रफ़ीका तथा रफ़ीका के 3 बच्चे थे। रफ़ीका का तलाक हो चुका था और वो बच्चों के साथ इसी फैक्ट्री में रहते हुए काम करती थी। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर के लिए खाना बनाती थी और यहीं पर काम करते हुए संजय और रफ़ीका एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को दिल बैठते हैं। सच्चाई शायद इससे अलग थी, मगर रफ़ीका तो यही समझती रहती है कि संजय उससे प्यार करता है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक साथ ही रहने लगते हैं। कुछ समय तो रफ़ीका का और संजय खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं,
मगर इन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आनी तब शुरू होती है जब रफ़ीका को शक होने लगता है कि अब संजय उसकी 16 साल की बेटी पर भी गंदी नज़र रखता है। और इस बारे में जब रफ़ीका संजय से बात करती है तो संजय कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी ही है। और संजय के ऐसा कहने पर रफ़ीका थोड़ी रिलैक्स होती है, मगर बीते समय के साथ जब वो देखती है कि संजय अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो इसी कारण अब रफ़ीका संजय पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगती है। पहले तो संजय अलग अलग कारणों से शादी को टालता रहता है, मगर जब रफ़ीका जिद करने लगती है तो संजय मान जाता है और शादी से पहले रफ़ीका कहती है कि शादी करने से पहले तुम्हें मेरे माता पिता से मिलना पड़ेगा। रफ़ीका के माता पिता बंगाल में रहते थे और सब कुछ तय होने के बाद 6 मार्च को संजय और रफ़ीका पश्चिम बंगाल जाने वाली गरीब रथ ट्रेन में सवार हो जाते हैं। संजय के खुलासे के मुताबिक जब संजय रफ़ीका को पसंद नहीं करता था, बल्कि वो उसकी बेटी निशा को पसंद करता था, मगर निशा तक जानने के लिए उसने सिर्फ रफ़ीका का इस्तेमाल किया था। क्योंकि रफ़ीका की शादी के लिए जिद करने लग गई थी, इसलिए संजय रफ़ीका को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है और वो इसी साजिश के तहत पश्चिम बंगाल जाने के लिए तैयार होता है, मगर उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही संजय और रफ़ीका ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन कुछ दूर चलती है तो संजय रफ़ीका का कुछ छाछ पीने के लिए देता है और इस बात से अनजान रफ़ीका कि इसमें कोई दवाई हो सकती है, बड़े आराम से वो छाछ पी लेती है और छाछ पीते ही बेहोश हो जाती है। रफ़ीका के बेहोश होते ही रात के अंधेरे में संजय पहले तो दुपट्टे से रफ़ीका का गला घोंटता है और फिर जब ट्रेन आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले के देदपल्ली गुड़ेम पहुंचती है तो यहाँ पर संजय रफ़ीका को ट्रेन से धक्का दे देता है। अगले दिन रेलवे पुलिस रफ़ीका की डेड बॉडी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाती है। रफ़ीका की पहचान करने की कोशिश भी की जाती है, मगर कहीं से कुछ पहचान नहीं हो पाती। इधर आगे संजय रफ़ीका कोई ट्रेन से धक्का देने के बाद ट्रेन से उतर जाता है और वो वापस वहीं पहुंच जाता है। संजय जब वापस अकेले फैक्ट्री आता है तो रफ़ीका के तीनों बच्चे उससे अपनी माँ के बारे में सवाल करते हैं। इस पर संजय कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे नाना नानी के घर रुक गई है। और इस पर मकसूद की पत्नी निशा रफ़ीका को फ़ोन करने की कोशिश करती है, मगर उसका फ़ोन नहीं लगता। इस पर निशा को संजय पर शक होने लगता है और वो अपने पति से इस बारे में बात करती है और मकसूद निशा मिलकर संजय से रफ़ीका के बारे में पूछने लगते हैं। रफ़ीका के बारे में कुछ भी बताने से ना बचाना पड़े, उसके बाद संजय चुपके से वहाँ गायब हो जाता है। मगर लॉकडाउन की वजह से वो कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहता है और फिर घूम फिर कर वापस 15 मई को वारंगल आ जाता है। यहाँ आने पर मकसूद और निशा एक बार फिर से संजय से रफ़ीका के बारे में पूछते हैं और अगर कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं बताया तो हम पुलिस में जाकर कंप्लेन कर देंगे। अब संजय पहले ही रफ़ीका को तो मार चुका था, इसलिए उसे डर सताने लगता है कि अगर मकसूद और निशा पुलिस तक पहुंच गए तो वो पकड़ा जाएगा। और इसीलिए अब संजय मकसूद और निशा को ही अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। अभी इन लोगों को ख़त्म करने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि संजय को पता चलता है कि 20 मई को मकसूद फैक्ट्री के अंदर ही अपने बेटे बबलू का जन्मदिन मनाने वाला है। और इसी के बाद संजय मोबाइल पर नींद की गोलियों के बारे में सर्च करता है और फिर बाज़ार से बड़ी संख्या में नींद की गोलियां खरीद लेता है। और फिर जब सभी लोग जन्मदिन का जश्न मनाने में बिजी हो जाते हैं तो संजय चुपके से किचन में जाकर दाल में एक साथ नींद की गोलियां मिला देता है। लोगों को कुछ भी नहीं पता चला और सभी बड़े आराम से खाना खाते हैं, मगर खाना खाते ही सब बेहोश हो जाते हैं। और जब सभी लोग मौत के मुंह में लगभग पहुंच जाते हैं तब संजय एक एक करके सभी को पहले बोरी में भरता है और फिर एक एक करके उन सभी को खींच खींच कर पास के ही मौजूद पुराने केन में लाकर फेंक देता है। पुलिस पूछताछ में संजय ये भी बताता है कि खाना खाने के बाद उनमें से कोई भी मरा नहीं था, बल्कि सभी की सांसें चल रही थी। फिर भी उसने सभी को बोरी में डालकर मरने के लिए कैन में फेंक दिया। मरने वालों में मकसूद के परिवार के 6 सदस्यों के अलावा बिहार का ही रहने वाला श्री राम श्याम तथा त्रिपुरा का शकील भी था, जो मकसूद के साथ फैक्ट्री में काम करते थे।
पुलिस अब और आगे जांच पड़ताल करती है तो कई हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। जैसे रफ़ीका को शक होने लगा था कि संजय उसकी बेटी के करीब जा रहा है, रफ़ीका का ये शक बिल्कुल सही साबित होता है। दरअसल पुलिस जब संजय के मोबाइल की जांच पड़ताल करती है तो खुलासा होता है कि वास्तव में संजय ने रफ़ीका की 16 साल की बेटी की इज्जत लूटी थी और उसका वीडियो भी मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। और इन सभी खुलासे के बाद संजय पर पोस्को एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा उसे कत्ल के जुर्म में यानी 10 लोगों की हत्या का भी मुकदमा उसके ऊपर होता है और लंबे समय तक मामले की सुनवाई चलती रहती है और फाइनली 2023 में एक निचली अदालत द्वारा संजय को 302 और 380 धारा और 354C के तहत दोषी करार दिया जाता है और साथ ही मौत की सज़ा सुनाई जाती है। निचली अदालत ने तो संजय को फांसी की सज़ा दे दी थी, मगर संजय के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का रास्ता बिल्कुल साफ है। फिलहाल तो संजय जेल में बंद है और वैसे भी दोस्तों अपराधी को सज़ा देने का अधिकार तो हमारे यहाँ अदालत को ही है और संजय को सज़ा भी वही मिलेगी जो अदालत तय करेंगी। लेकिन फिर भी आप लोगों के हिसाब से ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, सचेत करना है। तो सावधान रहिए, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।